तो अभी से कुछ दिनों के बाद ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और इसी बीच जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी आ चुका है। और मैनिफेस्टो को देखकर यही लग रहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो नहीं है बल्कि एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 और 35A को रीस्टोर करने का प्रॉमिस किया है। शंकराचार्य हिल को ये तख्ते सुलेमान बता रहे हैं, एलओसी ट्रेड खोलने की बात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी टेररिस्ट कश्मीर में घुस सके। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल प्राइजनर्स जिनमें मोस्टली टेररिस्ट हैं उनको रिलीज करने का प्रॉमिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। और इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि ऐसी जो पार्टीज हैं वो अलायंस में है कांग्रेस के साथ। तो जेकेएनसी का ये जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या डिटेल्स हमारे पास है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो आप सब लोगों को याद ही होगा कि 5 अगस्त 2019 को लीगल तरीके से एनडीए गवर्नमेंट ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक कर दिया था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग हो गए थे और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और पूरे इंडिया में इसको इंडिया की विक्ट्री के तौर पे देखा गया, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर को पहले जो स्पेशल स्टेटस था, अपना अलग स्पेशल फ्लैग और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन मिलता था जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सेपरेटिज्म की भावना को बढ़ावा देता था, लेकिन इसके एब्रोगेशन से कश्मीर इंडिया का अनडिवाइडेड पार्ट बन गया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ही जो पाकिस्तान था वो धमकियां देने लगा हमारे देश भारत को कि हम हमला कर देंगे। जो ट्रेड्स थे उनको बंद कर दिए, यहाँ तक कि जो ट्रैवल रूट थे उनको भी बंद कर दिया। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का विरोध पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस, जेकेएनसी, कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने भी किया था। इन लोगों का कहना था कि आर्टिकल 370 के हटाने से जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना जा रहा है, जबकि असलियत में वहाँ के लोगों को टेररिस्ट अटैक्स से छुटकारा मिलने वाला था और उनकी हेल्प होने वाली थी। और ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमने पिछले 5 सालों में ऑलरेडी देख लिया है। सिविलियन किलिंग्स में 81% का ड्रॉप हुआ है। डेटा के अकॉर्डिंग 2018 में टेररिस्ट अटैक्स में 55 सिविलियंस की डेथ हुई थी, जबकि 2023 में सिविलियन डेथ्स का नंबर सिर्फ 13 था। 2018 में 228 टेरर इंसिडेंट्स हुए थे, जबकि 2023 में सिर्फ 41। 2018 में 91 सिक्योरिटी पर्सनल्स की मौत हुई थी, 2023 में सिर्फ 20 की हुई थी। 2018 में जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक आउटपुट 1 लाख करोड़ था, 2023 में ये दोगुना होकर 2,27,000 करोड़ हो चुका था और आने वाले 5 सालों में ये फिर से डबल स्पीड से बढ़ेगा। सेम टूरिज्म में भी देखने को मिला। 2022 में 18 मिलियन लोगों ने कश्मीर विजिट किया था और ये एक रिकॉर्ड था। इससे पहले इतने लोग कश्मीर नहीं गए थे। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे, 35A को रिस्टोर करेंगे, जिससे कि कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है, जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनको मिलेगा और इसके कारण जो सेपरेटिज्म की भावना है वो कश्मीर के अंदर बढ़ने लगेगी। अब जब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बात हो रही थी तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा था कि इस आर्टिकल के कारण कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स मिलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनका जो बेसिक राइट है वो छीन लिया जाता है। लेकिन जेकेएनसी वालों को इन सब से क्या मतलब है? लेकिन जेकेएनसी वालों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के राइट छीने जा रहे हैं या फिर जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो देखने के लिए मिल रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो है वोट। वोट के लिए ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि जो सेपरेटिज्म की भावना है वो कश्मीर में बढ़े और इसके कारण उनका जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होकर इनको एक जगह पे आसानी से मिल जाए। दूसरी चीज जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है वो है पीएसए को रिवोक करना। पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट। यहाँ पे आप लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली ये कि वो एक्ट 1978 में जेकेएनसी के फाउंडर शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने ही पास करवाया था, तो ये लोग अपने पार्टी के फाउंडर के डिसीजन को ही लात मार रहे हैं। और दूसरी बात ये कि शेख अब्दुल्ला ने इस लॉ का यूज अपने पर्सनल मोटिव के लिए किया। इन्होंने इस एक्ट का यूज पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट में किया था, लेकिन अब इसका जो अमेंडेड वर्जन है वो गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है और इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट आतंकवादियों को पकड़ने के लिए करता है। तो इसको रिपील करना स्टेट की सिक्योरिटी के साथ साथ देश की सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ करने के जैसा होगा। इसको रिपील करने का मतलब है कि जो सेपरेटिज्म मूवमेंट है, जो टेररिज्म है, उसको बढ़ावा मिलेगा। जो तीसरा पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है वो है रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड यूथ अनजस्टली डिटेन्ड। अब जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो मोस्टली आतंकवादी है, टेररिस्ट है और वो लोग जिनको कि स्टूडेंट्स बताया जा रहा है जो कि जेल में बंद है, मोस्टली वो सभी के सभी पत्थरबाज गैंग से आते हैं, मतलब कि पत्थरबाजी करते हैं। ऐसा ही एक नाम यासीन मलिक का है जो अभी जेल में लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा काट रहा है, जिसके ऊपर देशद्रोह और स्टेट के खिलाफ वॉर की प्लानिंग का आरोप भी लगा हुआ है। ये लश्कर तैयबा जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग इसको भी फ्री करवाने की बात कर रहे हैं। ये जो भी लोग हैं ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है। इन्होंने इतना सारा वायलेंस किया है, देश के खिलाफ काम किया, स्टेट के खिलाफ काम किया है और इनको रिलीज करके जो जेकेएनसी वाले वो चाहते हैं कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है
वो जीवित रहे, वो बढ़ता रहे, जो टेररिज्म है वो बढ़ता रहे और ये लोग इन सब चीजों के ऊपर अपनी रोटियां सेकते रहे। जो चौथा पॉइंट है वो है प्रिवेंट अनजस्ट जॉब टर्मिनेशन। जेकेएनसी का कहना है कि हम जो अनजस्ट जॉब टर्मिनेशन है उसको रोकेंगे, उसको बंद करेंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अनजस्ट जॉब टर्मिनेशन हुए ही कब है? पीएसए एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हीं लोगों को डिटेन किया है जो कि देश के लिए या फिर स्टेट के लिए खतरा थे। जैसे कि अभी कुछ ही टाइम पहले 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 लाइनमैन अनायतुल्लाह शाह, इनको जॉब से टर्मिनेट किया गया क्योंकि कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज में इनका हाथ था और इनमें से एक जमाते इस्लामी जो कि एक बैंड मिलिटेंट ग्रुप है उसका मेंबर था। जो 5वां पॉइंट इन्होंने बात किया है वो है डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जेकेएनसी का कहना है कि जो कश्मीरी पंडित्स है वो उनको वापस लाएंगे और इस चीज के लिए ये लोग हाईली कमिटेड है। अब इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं, सभी लोगों को पता है कि 90 के दशक में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, जो उनका जेनोसाइड हुआ था, उसमें जेकेएनसी का कितना हाथ था। जब मस्जिदों में ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि काफिर हिंदू यहाँ से चले जाएं, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लें वरना मार दिए जाएंगे, तब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहाँ थे? जो छठा पॉइंट में इन्होंने बात किया है वो है माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी कमीशन बनाने की बात करी है। अब जम्मू कश्मीर में हिंदूज माइनॉरिटी में है और अभी तक ये पार्टी उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो कमीशन है वो किन के लिए बनाया जा रहा है और जो कमीशन बनाया जा रहा है उसका आखिर मकसद क्या है? मकसद से याद आया, मकसद भूलना नहीं लगता है। जो 7वां पॉइंट है उसके अंदर ये लोग बात करते हैं यूसीसी के अगेंस्ट की। ये अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हैं और हम नेशनल यूनिटी ब्रदरहुड में विश्वास रखते हैं और फासिज्म के अगेंस्ट में है। अरे लेकिन अगर ये लोग नेशनल यूनिटी के साथ में है तो फिर इनको इस चीज से दिक्कत क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सबको एक लॉ के अंदर बांधता है, तो फिर ये तो अच्छा है ना हमारे देश के लिए, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 खुद सभी सिटीजन्स पर यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। तो क्या ये जेकेएनसी और कांग्रेस जो संविधान का रोना रोया करते हैं, क्या ये संविधान के खिलाफ है? और सीएए का भी विरोध करने का कोई रीजन नहीं बनता है। मतलब हमारे देश के आसपास की जो देश है, जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज है जो कि हिंदूज हैं, सिख है, तो उनको जब प्रताड़ित किया जाता है तो वो हमारे देश में आकर रहना चाहते हैं और गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप देगी। इस बात से उनको दिक्कत है क्योंकि उनमें मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है और रहेंगे भी क्यों? यहाँ पे बात माइनॉरिटीज की हो रही है और इन देशों में तो माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में अच्छे कानूनों का भी विरोध कर रहे हैं। अगले पॉइंट में ये लोग बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। इन्होंने कहा है कि ये स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करके उसमें चेंजेस करेंगे। और सबसे पहली बात, ये रिजर्वेशन पॉलिसी 2023 में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत शुरू हुई थी और सिर्फ पार्लियामेंट ही इसमें कोई अमेंडमेंट कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। इंडिया की गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको रिव्यू कर चुकी है और जो पहले एससी कम्युनिटी को आर्टिकल 370 के रहने के टाइम पर रिजर्वेशन नहीं मिलता था, अब उनको भी रिजर्वेशन मिलने लगा है। तो जेकेएनसी के इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करके उसमें चेंजेस करने का आखिर मकसद क्या है? फिर मैं वही बात बोलूंगा, आखिर मकसद क्या है? मकसद भूले नहीं है, लगता है कि ये लोग एससी कम्युनिटी के रिजर्वेशन को वापस से छीनना चाह रहे हैं। खैर, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे फनी प्रॉमिस के ऊपर। ये है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। इनका कहना है कि हम लोग वक्फ बोर्ड को वापस से उनका जो ग्लोरी था उसको वापस से लाने में हम वक्फ बोर्ड की मदद करेंगे और ये जो वक्फ बोर्ड है फिर ये पूरे कम्युनिटी की हेल्प करेगा। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ही दिनों पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया था और इसके बाद ये नतीजा तो आना ही था और मुझे लग रहा है कि अगले इलेक्शन में जो कांग्रेस प्रॉमिस करने वाली है, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का होने वाला है, उसमें ऐसा कुछ सिमिलर हमें देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। और दूसरी बात, ये लोग पास्ट ग्लोरी लाने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, जो पावर्स पहले उनके पास थे, जिस तरीके से वो लैंड ग्रैबिंग किया करते थे, हजारों लाखों करोड़ के जो लैंड है उनको इन्होंने ग्रैब कर लिया, जबरदस्ती उनको अपने कब्जे में कर लिया, तो क्या ये चाहते हैं कि वापस से वक्फ बोर्ड वही सब काम करे? अब अगला पॉइंट है एलओसी ट्रेड रूट। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एनडीए गवर्नमेंट ने एलओसी ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया था क्योंकि इन रूट्स का इस्तेमाल पाकिस्तानी डीलर्स, टेररिस्ट और कश्मीर में ड्रग्स और वेपन्स और फेक करेंसी सप्लाई करने के लिए किया जा रहा था। अब इन रूट्स को ये लोग ओपन करना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि भाई आसानी से जो ड्रग्स है वो कश्मीर में आ जाए, जो एमुनेशन है वो कश्मीर में आ जाए और ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो टेररिज्म है, वो कश्मीर में बढ़ता चला जाए। सिर्फ किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए ताकि उनको वोट मिल सके। अब अगले पॉइंट में ये लोग बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत कराने की, दोनों के बीच में सुलह करवाने की। अब ये लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक अरेंज करने की बात कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में समझौता करवाएंगे। अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इतनी बार इन्होंने हमारे देश के ऊपर हमला किया है, अगर ये लोग बात से समझ जाते तो 1972 में जो लात खाकर पाकिस्तान वाले रोए थे, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट जो इन्होंने साइन किया था, उसके बाद कम से कम ये लोग शांत हो जाते हैं।
लेकिन नहीं, इनको तो कीरा है कि हम भारत से लड़ने जाएंगे, हम भारत से युद्ध करने जाएंगे और लात खा के वापस आएंगे। तो वापस ये लोग कारगिल युद्ध में लात खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं। तो इस चीज से मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत का कोई ऐसा है ही नहीं इंटेंशन। एक्चुअली पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो कि इंडिया के अंदर जेल में बंद है, उनको ये लोग रिलीज करवाना चाह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि 1989 में सिर्फ 6 महीनों में फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने 70 बड़े इस्लामिक टेररिस्ट को रिलीज किया था और आगे चलकर वो सब के सब पाकिस्तान के सपोर्ट से बड़े टेररिस्ट बन गए। अब अगले पॉइंट में ये लोग बात करते हैं शंकराचार्य वैली के बारे में। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि तख्ते सुलेमान जो असल में शंकराचार्य वैली है, उसको ये लोग कोहे मोरान से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, इनको अगर कनेक्ट ही करना है तो कनेक्ट करो, कौन इसमें तुम्हें मना कर रहा है, लेकिन नाम तुम क्यों बदल रहे हो? शंकराचार्य हिल हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य के नाम पे बना हुआ है, तो इसको तख्त वगैरह बोलना बंद करो। हरि पर्वत माँ शारिका से एसोसिएटेड है, जिनकी पूजा कश्मीरी पंडित करते हैं, तो उनको ये लोग कोहे मोरान बता रहे हैं। तो नाम बदलकर आखिर ये लोग साबित क्या करना चाह रहे हैं? एक तरफ ये लोग बात करते हैं ब्रदरहुड की और दूसरी तरफ जो हिंदू साइड से उनको ये लोग इस्लामिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी JK-NC के साथ अलायंस में क्यों है और इनके साथ इलेक्शन क्यों लड़ने वाली है। अब सबसे लास्ट में ये लोग बात करते हैं जॉब के बारे में। इनका कहना है कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद ही ये जम्मू एंड कश्मीर यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पास करेंगे और इस एक्ट की मदद से जम्मू कश्मीर की यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हालांकि इससे पहले जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के CM थे, तब सिर्फ 300 लोगों को 3rd क्लास 4th क्लास पोस्ट दी गई थी, वो भी उनसे 1-2 लाख की रिश्वत लेकर। और मामला सामने आने के बाद इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। इन लोगों ने यूथ को कोई अगर जॉब दिया है तो वो जॉब है बॉलिंग की प्रैक्टिस करना, यानी कि पत्थरबाजी करना। और इसके अलावा इन्होंने एक और जॉब दिया है और वो है कि यूथ को पाकिस्तान भेज के उनको आतंकवादी बनाना। तो फर्क साफ है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कितना ग्रोथ हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेकिन वहीं पे ये जो JK-NC है वो चाहते हैं कि भाई इस ग्रोथ को रोक दिया जाए और आर्टिकल 370 को वापस से रीस्टोर किया जाए, और इसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं नन अदर देन वन एंड ओनली कांग्रेस पार्टी। तो अब आप लोग देख लीजिए, जो लोग जम्मू एंड कश्मीर या उसके आसपास के हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में जो देश है, जो स्टेट है, जो वहाँ के युवा है, उनको किसी भी गड्ढे में ढकेल सकते हैं। इनको किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह है तो वो सिर्फ एक चीज़ है और वो है वोट बैंक। नमस्कार।